तो चैप्टर 7 हम लोग शुरू करते हैं। और चैप्टर 7 जैसा कि हमारे सिलेबस में दिया है क्या, किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स। तो किन्सियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, कोई भी आप फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम्स देते हो उसके अंतर्गत, ठीक है। लेकिन इसके भी टॉपिक कुछ ना कुछ हद तक हाईलाइटेड टॉपिक्स है। हाईलाइटेड टॉपिक का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स। देन आफ्टर कुछ टर्मिनोलॉजीज होते हैं जो मैं बताऊंगा अभी आपको, फंडामेंटल मूवमेंट्स के जहां से आते हैं, जैसे एबडक्शन हुआ, एडक्शन क्या होता है, सरकमडक्शन क्या होता है, ठीक है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन क्या है। तो दैट इज अ बायोमैकेनिकल टर्मिनोलॉजी, फंडामेंटल मूवमेंट्स के हम बोलते हैं उसको। फिर इसके बाद हम लोग कैनेटिक्स वगैरह, काइनेमैटिक्स और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, छोटे छोटे डेफिनेशंस है, कभी कभी पूछे जाते हैं तो इनको भी पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद एक्सिस प्लेन, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है, तो आपको एकदम पढ़ना है एक्सिस ऑफ प्लेन। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जिनको आज तक नहीं समझ में आता है, मैं विजुअल थोड़ा सा करके इसको एक्सिस ऑफ प्लेन पढ़ाऊंगा। मतलब मैं अपने कैमरे को ऑन करूंगा और मैं साथ ही साथ वो मूवमेंट भी करके आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा ताकि आपको इजी समझ में आ जाए। देन आफ्टर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये तो सब लगभग पढ़े ही होंगे आप लोग, क्लास 6-7 में भी होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग फ्रिक्शन पढ़ेंगे, बायोमैकेनिकल टर्म्स फिजिकल एजुकेशन में यूज होते हैं उसको पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे, एक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ना हम लोगों को, ठीक है, ये थोड़ा सा लेवल बड़ा हो जाता है। फोर्स पढ़ेंगे, वर्क पावर एनर्जी है, ठीक है, प्रेशर स्पिन, एंगुलर एंड मैकेनिकल टॉर्क, ये सब बहुत सारे आते हैं टॉपिक्स बायोमैकेनिक्स में जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इनमें से आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो एक्सिस प्लेन, और ऊपर का जो मैंने आपको बताया है, इसमें लीवर कहीं नहीं दिख रहा है, शायद मैं भूल गया क्या, इसमें लीवर तो होना चाहिए, कहीं मेंशन होगा, नहीं मेंशन है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लीवर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इतना आसान ट्रिक आपको लीवर का बता दूंगा कि जीवन में कभी नहीं आप भूलोगे। भूल कभी चाहोगे भूल जाए, लेकिन आप भूल से भी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ फंडामेंटल्स ऑफ किन्सियोलॉजी, जो टर्म्स यूज होता है, ठीक है। तो पहले बात करेंगे मीनिंग ऑफ किन्सियोलॉजी। द वर्ड किन्सियोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, ठीक है। नंबर वन इज काइनेसिस एंड लोगस। तो काइनेसिस का मतलब क्या होता है, काइनेसिस मतलब होता है मोशन। अच्छा, आपने देखा होगा जैसे वेट हम लोग पढ़ते हैं ना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, आइसोकिनेटिक एक्सरसाइज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, आइसोकिनेटिक पढ़ते हैं। आइसो, ये काइनेटिक वर्ड ही क्या है, काइनेसिस है। जब भी आप काइनेटिक वर्ड देखिएगा या काइनेसिस वर्ड देखिएगा, ये वर्ड इसका मतलब ही होता है मोशन। क्या होता है, मोशन वर्ड होता है, याद रखिएगा। तो जब ऐसे एक्सरसाइज कर रहे हो जिसमें मोशंस भी आपके हों, तो उसे ही हम काइनेटिक, तो यहाँ पे देखिए काइनेसिस वर्ड से है मोशन। और अदर वर्ड जो हमारा लोगस है, लोगस का मतलब आप सभी जानते हैं कि पार्टिकुलर स्पेसिफिक स्टडी जब होती है तो वहाँ पे ग्रीक वर्ड लोगस जो कि कॉमन होता है। तो आप कोई भी स्पेसिफिक जब साइंस पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको लॉजी वर्ड देखने को मिलेगा। ये इंग्लिश में आके लॉजी हो जाता है, लेकिन इसका जो एक्चुअल मीनिंग था वो लोगस से लिया गया था। और लोगस का मतलब होता है कि पार्टिकुलर उस टॉपिक पे क्या करना, उसका अध्ययन करना, यानी उसकी स्टडी करनी, ठीक है। उसका मतलब साइंस, एक पार्टिकुलर साइंस है वो। तो इसी प्रकार क्या हो गया किन्सियोलॉजी, द किन्सियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है। तो किन्सियोलॉजी किसका, किसकी स्टडी है, स्टडी ऑफ मोशन। हेंस इट इज द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मोशन। प्रिंसिपल मतलब कि जो हमारा कोई भी हम मूवमेंट करते हैं ना, जो हम मूवमेंट्स करते हैं, उस मूवमेंट के जो सिद्धांत है कि कैसे मूवमेंट पॉसिबल होता है, कैसे मूवमेंट होता है, उन्हीं सिद्धांतों का, जो भी मूवमेंट का सिद्धांत या मोशन का सिद्धांत है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी सिद्धांतों का जो हम स्टडी करते हैं उसी को हम किन्सियोलॉजी कहते हैं। सिंपल सा पहले आपको ये समझना है। अभी एक क्वेश्चन आया था राजस्थान के पीटीआई एग्जाम्स में 2023 में, शायद फर्स्ट ग्रेड 22 में आया था, फर्स्ट ग्रेड में आया था कि शायद थर्ड ग्रेड में आया था, मुझे याद नहीं। क्वेश्चन मैंने पढ़ा था कहीं पे कि जो थर्ड ग्रेड में था। हाँ, किन्सियोलॉजी जो वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है कि ओनली द मोशन, स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है। या फिर पूछा था कि स्टडी ऑफ ह्यूमन मोशन,
स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इस तरीके से था, और उसमें माना था स्टडी ऑफ ह्यूमन मोशन, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वो आंसर की गलत थी, ठीक है। मेरे हिसाब से उसका सही आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ स्टडी ऑफ मोशन, क्योंकि किन्सेलॉजी में आपके मैकेनिकल लॉ आते हैं, मैकेनिक्स आता है, मैकेनिकल लॉ आते हैं कि कोई भी मोशन हो रहा है तो मोशन होने का कारण क्या है, ठीक है। मोशन होने का कारण क्या है, तो कॉज ऑफ मोशन। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये किन्सेलॉजी के अंदर दो ब्रांचेज होते हैं, ठीक है। स्टैटिक, डायनेमिक, डायनेमिक के अंदर दो होता है, काइनेटिक्स एंड काइनेमैटिक्स, उसके अंदर पढ़ाई होती है कि कोई भी वस्तु का कॉज क्या है, मोशन होने का कारण क्या है, ठीक है। देखिए आगे हम लोग बात करते हैं, नोट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फादर ऑफ किन्सेलॉजी पूछा जाएगा तो दैट इज अरिस्टोटल। अरिस्टो को इंग्लिश में अरस्तु कहते हैं, सॉरी हिंदी में अरस्तु कहते हैं और इंग्लिश में अरिस्टोटल कहते हैं। एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं किन्सेलॉजी का। किन्सेलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट थ्रू द फिजिकल साइंसेज। अभी फिजिकल साइंसेज के थ्रू, ठीक है, जो भी मोशन होता है उसे हम किन्सेलॉजी कहते हैं। यहाँ पे देखिए कौन कौन से फिजिकल साइंसेज की यूज करते हैं हम लोग, एनाटॉमी, फिजिक्स एंड फिजियोलॉजी, ये तीन साइंस का यूज किया जाता है किसके अंतर्गत, किन्सेलॉजी के अंतर्गत, एनाटॉमी का, फिजिक्स का और फिजियोलॉजी का, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ किन्सेलॉजी। किन्सेलॉजी बहुत बड़ा ब्रांच होता है, उसके अंदर बहुत सारे स्टडी भी आते हैं और भी छोटे-छोटे सब्जेक्ट्स आते हैं। तो जो बायोमैकेनिक्स आप पढ़ते हो ना, कभी कभी लोग समझते हैं कि किन्सेलॉजी और जो बायोमैकेनिक्स है ये दोनों एक ही वर्ड्स है या दोनों का मतलब एक ही होता है, जबकि ये गलत बात है। किन्सेलॉजी के अंदर आता है बायोमैकेनिक, इसका सब पार्ट्स है, इसका क्या है, एक छोटा सा पार्ट होता है बायोमैकेनिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं एडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन भी है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी भी इसके अंदर आता है, मोटर बिहेवियर, एथलेटिक ट्रेनिंग, तो ये सब फिजियोलॉजी का पार्ट्स है क्योंकि सभी में मूवमेंट्स हो रही है ना। ये इसके अंदर सब छोटा सा पार्ट्स आते हैं जो भी है। अब हम लोग अगला टर्म जो हमारा यूज होता है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज बायोमैकेनिक्स। तो वर्ड बायोमैकेनिक्स इज द डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, बायो एंड मैकेनिक्स, वेयर बायो मीन्स क्या होता है, लिविंग, यानी कि जिसमें जान है, जिसमें जिंदा चीजें हैं, ठीक है। जो चीजें सांस लेती है, ऑक्सीजन का आदान प्रदान करती है, वही लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जो ऑक्सीजन का, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं, वही हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा है एंड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है, मोशन की बात होती है। इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, मैकेनिक्स किसका ब्रांच होता है, फिजिक्स का ब्रांच होता है, फिजिक्स साइंस की ब्रांच है। दस सभी लोग टाइम पे आ जाए करिए भाई जी, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस टाइम पर आइए, नहीं तो फिर वही दिक्कत होती है आप लोगों को। 8 बजे तक आ जाइए सभी लोग, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं बायोमैकेनिक्स क्या होता है। देखिए बायोमैकेनिक्स के अंदर ही दो वर्ड है, एक होता है हमारा बायो, इसको सेपरेट पढ़िए, एक होता है बायो और दूसरा होता है मैकेनिक्स। तो बायो मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी माइक ऑन है, माइक ऑफ करिए। ठीक है, तो बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैकेनिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। तो यानी कि जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करता है, मोशन करता है और उसके ऊपर फिजिक्स के लॉ अप्लाई होते हैं, तो कैसे, मतलब कोई भी मूवमेंट होगा तो मूवमेंट में एक बार जान लीजिए कि फिजिक्स के लॉ अप्लाई होंगे, और वही फिजिक्स के लॉ का एक ब्रांच होता है मैकेनिक्स, और इन दोनों वर्डों को मिला के बना है बायो मैकेनिक्स। यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जब मूवमेंट करता है तो उसके ऊपर जब आपके फिजिक्स के लॉ का अप्लाई होता है, मैकेनिक्स के लॉ अप्लाई होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बायोमैकेनिक्स, ठीक है। इसमें पूरी तरीके से याद रखिएगा कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी प्राणी या कुछ भी, कोई भी प्राणी, जरूरी नहीं किसी इंसान की, मनुष्य की ही बात हो रही हो। यहाँ बायोमैकेनिक्स में आप एक बात ध्यान रखिएगा, प्राणी जो कि लिविंग है, ठीक है। जैसे जानवर का भी मूवमेंट्स अगर हो रहा है तो वहां भी आपका, हम बायो, अगर उनके मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे तो वहां भी बायोमैकेनिक्स आएगा, ठीक है। ये देखिए हमारे एग्जांपल्स है, ये बायोमैकेनिक्स में क्या एग्जांपल है, ये देखिए यहाँ पे एक मशीन है
और यहाँ पर क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर्स हमारे हैं, है ना। तो ये दोनों मिलाकर क्या बनता है, बायो मैकेनिक्स। देखिए इन दोनों को मिला के बनाया गया है। बायो क्या है हमारा, यहाँ पर जो बोन है और जो मसल्स है वो हमारे बायो के अंतर्गत आते हैं। और हमने जो मूवमेंट, हमारा मूवमेंट को जो आसान करते हैं, ये क्या हो जाते हैं, मैकेनिक्स। ये हमारे बॉडी पर ही जब मैकेनिकल लॉ को अप्लाई किया जाता है, और उन मैकेनिकल लॉ को क्यों अप्लाई करते हैं, कोई बताएगा? सर उससे काम अच्छे से हो जाते हैं, कम एनर्जी खर्च करके काम अच्छे से हो जाता है। हाँ, एनर्जी को कम खर्च किया जाता है और हमारा जो मैक्सिमम आउटपुट है, जो परफॉर्मेंस का आउटपुट है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अच्छा, इसका यूज कहाँ पे होता है, कोई बताएगा? खेल में कहाँ पे, किस नाम से जानते हैं इस चीज़ को? अगर हम किसी भी चीज़ लीवर। पर मैकेनिकल अप्लाई कर रहे हैं, उसको किसी पार्टिकुलर नाम से जानते हैं, कोई बताएगा वो क्या है? लीवर ना सर। नहीं, वो तो ठीक है, लीवर है, लेकिन देखिए उसी को हम लोग स्किल में, कोई भी स्किल करते हैं, स्किल बिल्कुल। में, स्किल का मतलब क्या है कि किसी भी मूवमेंट में मास्टरी हासिल कर लेना। स्किल का मतलब क्या होता है, इट इज ऑटोमोटाइजेशन इन मोनी एनी मोटर एक्शन। किसी भी मोटर एक्शन का, यानी कि कोई भी मूवमेंट हमारे ब्रेन और बॉडी के बीच हो रहा है, उनका एक अच्छा मास्टर, एक अच्छा समन्वय हो जाना। और उसी समन्वय को में जब हम, उसी कोऑर्डिनेशन में जब हम मैकेनिकल लॉ को अप्लाई करके वही मूवमेंट करते हैं। जैसे आपने सीखा होगा, कोई भी मान लीजिए वॉलीबॉल की बात हो रही है, एग्जाम्पल लेते हैं, और वॉलीबॉल में आपको सिखाया क्या जा रहा है, मान लीजिए आपको सिखाया जा रहा है अंडर आर्म पास, अंडर आर्म पास, ठीक है, अंडर आर्म पास सिखाया जाता है। सभी लोग जानते होंगे अंडर आर्म पास, कोई है ऐसा जो नहीं जानता अंडर आर्म पास क्या होता है वॉलीबॉल में? हाँ, मेरे हिसाब से सभी लोग जानते होंगे जब फिजिकल पढ़ रहे हैं तो अंडर आर्म पास जब वॉलीबॉल में एक स्किल होती है, आपने देखा होगा जब कोई भी स्किल सिखाई जाती है तो इस स्किल को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कोई भी स्किल सिखाई जाती है तो उसके 4 टाइप्स होते हैं। जैसे कोई, अगर हम हॉकी में पुश पास भी सिखा रहे हैं किसी को, तो इस स्किल में हम 4 पार्ट डिवाइड करते हैं। पहले बताते हैं कि कैसे करना है। अब अंडर आर्म पास में क्या होता है, सबसे पहला हमारा क्या होगा, स्टांस होगा। स्टांस के बाद क्या होगा, ग्रिप। ग्रिप हो जाएगा आपका, कैसे आपको मतलब वो रखना है। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, आपके बॉडी को डाउन जाना है। तो ये जब हम देखिए, ये सब हम जो आप सिखा रहे हैं, उसके बाद नंबर 3 में क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूशन हो जाएगा कि आपके हाथों का मूवमेंट कैसे होगा। और नंबर 4 में क्या हो जाता है, फॉलो थ्रू हो जाता है ना। तो इस तरह से 4 पार्ट में जब हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या बात को ध्यान करते हैं। स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस सर, क्लियर है। ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को? तो इसी को क्या कहते हैं कि जब हम किसी भी मूवमेंट में, स्पोर्ट्स स्किल में कोई मैकेनिकल लॉ अप्लाई करके उस स्किल को परफॉर्म करते हैं, तो वही हमारा क्या हो जाता है, टेक्निक कहलाने लगता है। वही आगे चल के क्या हो जाता है, टेक्निक कहलाता है। तो पहले हम स्किल सीखते हैं, उसके बाद हमारा टेक्निक को सीखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ बायोमैकेनिक्स की। बायोमैकेनिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल प्रिंसिपल एंड लॉज टू द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स पार्ट्स। समझ में आया बात, कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर जब हम किसी मैकेनिकल लॉ का दिया हुआ लॉ को अप्लाई करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, जानते हैं, जैसे मुझे, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, क्रिकेट में यहाँ पर पिच बनी हुई है, हम बाउंड्री में फील्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, और हमें क्या करना है, रन आउट करने के लिए, मेरे पास, मैं फील्डिंग कर रहा हूँ, रन आउट करने के लिए थ्रो, मेरे पास बॉल आई, किसी ने, बैट्समैन ने शॉट मारी। अब मुझे क्या करना है कि इसको यहाँ से इस पिच तक पहुंचाना है रन आउट करने के लिए। तो आपका मैकेनिकल लॉ यहाँ पे क्या लगेगा, मैकेनिकल लॉ आपका ये लगेगा कि आपको जब भी थ्रो ऑब्जेक्ट करेंगे और आप चाहते हैं कि उस थ्रो का आप पूरा ताकत लगा रहे हो, आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा रहे हो, ठीक है, लेकिन आपके पास, आपको ये पता ही नहीं कि आपका फेंकने का, कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकने का जो मेन एंगल है वो क्या होना चाहिए। तो मेन एंगल पैराबोला बनना चाहिए, ठीक है, पैराबोला आपका 45 डिग्री पर बनेगा। तो ये लॉ का यूज करके हम अपने परफॉर्मेंस को यहाँ फेंक सकते हैं। अगर कोई बच्चा है
वो उसको लॉ नहीं पता है और उसने अपने लॉ को अप्लाई नहीं किया स्किल में, अगर उसको वो हाइट पर ज्यादा फेंकेगा तो वो ताकत तो ज्यादा लगाया लेकिन उसका उसने एंगल सही नहीं फेंका, तो उसका हो सकता है कि बॉल यहाँ पर इसके पास जाते जाते 2-3 टिप खा जाए, 2-3-4 टिप में जाए इसके पास, तब तक तो वो रन ले लेगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा उसको। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया। यहीं पर आपका देखिए कि हम बायो मैकेनिक्स यूज करते हैं खेलों में, इसीलिए बायो मैकेनिक्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि परफॉर्मेंस हमारा ज्यादा अच्छा हो पाए। ठीक है, हम कम एनर्जी लगाकर भी परफॉर्मेंस को ज्यादा अच्छा से कर पाए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ब्रांचेस ऑफ बायो मैकेनिक्स, बायो मैकेनिक्स के ब्रांचेस कितने होते हैं, या बायो मैकेनिक्स कितने पार्ट का, या बायो मैकेनिक्स कैसे बटा है। तो बायो मैकेनिक्स दो पहले बटा होता है, एक बायोलॉजी और एक फिजिक्स का, दो लोगों से मिलकर बना है। बायोलॉजी के अंदर जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं तो तीन हमारा साइंस उसके अंदर आता है, एक स्केलेटन सिस्टम, दूसरा मस्कुलर सिस्टम और तीसरा नर्वस सिस्टम। क्या इन तीनों के बिना कोई मूवमेंट पॉसिबल होगा हमारा? नहीं हो सकता है, क्योंकि आप कोई मूवमेंट करोगे तो आपका स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व होगा, मस्कुलर इन्वॉल्व होगा और नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होगा। फिर वो मूवमेंट को जब आप एक लॉ में करेंगे, ताकि आपकी लॉ इसलिए हम यूज करते हैं ताकि जो हमारा एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो हमारा कम लगे और हमारा जो परफॉर्मेंस का आउटपुट है, परफॉर्मेंस का जो आउटपुट है वो ज्यादा से ज्यादा हो पाए। ठीक है, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिस तरीके से आपने देखा बायोलॉजी और फिजिक्स इन दोनों का मिश्रण है और इन सब का इस्तेमाल किया जाता है इसके अंतर्गत। जब भी हम कोई बायोलॉजी पढ़ते हैं, सॉरी बायोमैकेनिक्स पढ़ते हैं, तो अब फिजिक्स के अंदर एक ब्रांच आता है मैकेनिक्स, उसी मैकेनिक्स को ही हम क्या करेंगे, यही ह्यूमन बॉडी पर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब ये मैकेनिक्स दो प्रकार की होती है, एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनेमिक। हम स्टैटिक में भी होते हैं तब भी मैकेनिकल लॉ लगाते हैं। ठीक है, और जब डायनेमिक यानी कि जब हम मूवमेंट कर रहे होते हैं, मोशन कर रहे होते हैं, तब भी मैकेनिकल लॉ के तहत कर रहे होते हैं। तो जब भी हम ह्यूमन बॉडी पर मैकेनिक्स को अप्लाई करते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, बायो मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, और मैकेनिकल जो मैकेनिक्स का लॉ है वो दो प्रकार से लगता है, एक स्टैटिक पोजीशन के तहत लगता है और एक मूवमेंट के दौरान लगता है। अब द डायनेमिक मैकेनिक्स इज अ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट branches. Number one is kinematics and number one is kinematics and number two is kinetics. इन दोनों को आसपास अलग अलग भी रख सकते हैं, मतलब किसी को भी सीक्वेंस पहले रख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए डायनेमिक यानी जब हम मूवमेंट करते हैं तो मूवमेंट करने के बाद कौन कौन से लॉ हमारे बॉडी पर लगते हैं या किन लॉ की वजह से हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होता है उसको हम जानते हैं। तो काइनेमेटिक्स के अंदर का क्या आता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सेलरेशन, है ना, ये हमारा लीनियर होता है और ये हमारा एंगुलर होता है। ये जितना मैं आपको ये चार्ट के द्वारा समझा रहा हूँ ना, अगर आप इस चार्ट को समझ गए तो कभी भी आपका 2-4 क्वेश्चन जो सिंपल होते हैं वो यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। स्पीड, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब काइनेटिक्स के अंदर का क्या आता है, इनर्शिया, मास, वेट, फोर्स, पावर, प्रेशर, मोमेंटम, वर्क, न्यूटन्स लॉ, इम्पल्स, कपल ऑफ फोर्स, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, लीवर एंड एंगुलर मोमेंटम। ये सब बताऊंगा मैं आगे क्या होता है। ठीक है, आइए अब हम समझते हैं मैकेनिक्स क्या है। तो मैकेनिक्स तो मैंने बताया यहाँ पर क्या है, मैकेनिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न विद द एक्शन ऑफ फोर्सेज ऑन द बॉडीज। मैकेनिक्स हैज टू मेजर डिवीजन, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक आप सभी जानते हो, जब आप स्थिर पोजीशन में रहते हो, ठीक है, जब आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है तो उसे हम स्टैटिक कहते हैं। द स्टडी ऑफ फोर्सेज एक्टिंग टू प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम, एक ऐसा फोर्स जो कि संतुलन बनाए रखने के लिए काम आता है, उससे हम स्टैटिक कहते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज डायनामिक्स। डायनामिक्स में क्या होता है, द स्टडी ऑफ फोर्सेज एक्टिंग टू प्रोड्यूस मोशन। ठीक है, और डायनामिक इज अ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। ठीक है,
काइनेटिक्स एंड काइनेमैटिक्स में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स है क्या। तो एक कॉज ऑफ मोशन है। देखिए काइनेमैटिक्स क्या होता है, इट इज द जियोमेट्रिक कोर्स ऑफ द मोशन विच डील्स विद द मोशन इन द टर्म ऑफ टाइम, डिस्टेंस एंड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। एक हमें बताता है कि जो मोशन हो रहा है उस मोशन को करने में फोर्स का क्या इफेक्ट है, फोर्स कैसे उस पर प्रभाव डालता है, उस प्रभाव के द्वारा आप कैसे मोशन करते हो। और काइनेटिक इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द फोर्स दैट प्रोड्यूस और चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। मतलब कि फोर्स कैसे, एक हमारा कॉज ऑफ मोशन होता है काइनेमेटिक्स, ठीक है, और एक हमारा होता है कि इसका जो इफेक्ट हुआ है किसी चीज पर फोर्स, तो उस पर प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डायनेमिक्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। एंगुलर मोशन और लीनियर मोशन क्या होता है इसको समझिएगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बता दे पहले। नहीं सर। देखिए थोड़ा सा ये चैप्टर इसलिए टफ माना जाता है क्योंकि इसमें पूरा फिजिक्स के लॉ और मैकेनिकल लॉ अप्लाई होते हैं, और मैकेनिकल लॉ को कैसे अप्लाई करके अपने बॉडी को पढ़ना है ये समझना बहुत जरूरी है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डायनेमिक मोशन। मोशन जो होता है मेनली 3 प्रकार के होते हैं। हम कोई मोशन करते हैं तो वो मोशन इसी 3 प्रकार में जाएगा आपका, ठीक है। एक हमारा होगा लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है, लीनियर मोशन जैसे कि कोई भी चीज अगर स्टैटिक लाइन पे चल रही है, स्ट्रेट चल रही है, तो वहां पे हम उसे क्या कहेंगे, लीनियर मोशन कहेंगे। व्हेन अ बॉडी इज अ मोशन इन सच अ वे दैट ऑल पार्ट्स द बॉडी मूव द सेम डिस्टेंस इन द सेम टाइम इन अ द सेम डायरेक्शन। अगर एक ही डायरेक्शन में एक ही हिसाब से चल रही है कोई चीज, सीधी एकदम सीधी रेखा पे, तो इस मोशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर कहेंगे, ठीक है। अब एंगुलर मोशन क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आगे जाने के बाद डायरेक्शन चल रही है और फिर घूम जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जब एंगुलर मतलब है कि जब कोई भी चीज एक डिस्टेंस कवर कर रही है या कोई भी बॉडी डिस्टेंस कवर करती है और फिर वो एंगल बना लेती है, मूवमेंट डायरेक्शन चेंज करके एक एंगल बना लेती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एंगुलर मोशन कहते हैं। एंगुलर का मतलब समझिएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब वह किसी डायरेक्शन में चल रही होती है और चलने के बाद क्या हो जाती है कि ऐसे घूम के एंगल बना लेती है या टर्न हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एंगुलर मोशन कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी इंडिविजुअल या मनुष्य हो, हम उसे इसी बात से कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, जनरल मोशन। जनरल मोशन क्या होता है, ये दोनों का मिक्सर होता है। जैसे मान लीजिए फुटबॉल है, अब आप देखिए फुटबॉल तो आपने मारी है तो फुटबॉल का जो डायरेक्शन है वो सीधा जा रहा है, ठीक है। लेकिन फुटबॉल क्या है, फुटबॉल एंगुलर, फुटबॉल में जो मोशन हो रहा है वो ऐसे ऐसे रोल करते हुए फुटबॉल जा रहा है, तो फुटबॉल में तो एंगल बन रहा है लेकिन डायरेक्शन उसका क्या है, सीधी है। जैसे हम साइकिलिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं, साइकिल तो हमारी सीधी जा रही है ना, लेकिन चक्का उसका घूमता रहता है, उसके जो साइकिल के जो व्हील हैं आपने देखे होंगे वो घूमते रहते हैं, वो तो वो कौन सा मोशन कर रहे हैं। तब एक ही समय पर दोनों मोशन होता है, लीनियर और एंगुलर, तो इसे हम कहते हैं जनरल मोशन। समझ में आ रही बात। ओके, अब हम लोग कुछ छोटे छोटे टर्म्स को पढ़ लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इनके जो फॉर्मूले हैं वहां से भी क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, तो कोई भी एक स्थान से ए पॉइंट से बी पॉइंट, मानते हैं ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो जब भी हमने कोई डिस्टेंस कवर किया, चाहे हम एंगुलर जाए, चाहे लीनियर जाए, चाहे किसी प्रकार जनरल मोशन में जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कवर की गई जो दूरी होती है उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। किसी भी पिंड द्वारा हो, किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा हो या किसी भी मनुष्य के द्वारा हो, जब वो अपने स्थान में बदलाव लाता है एक स्थान से दूसरे स्थान, तो उसके द्वारा वो बदलाव ही क्या कहलाती है, वो बदलाव ही उसका क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। द टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग मोशन। मोशन के दौरान, मतलब मोशन के दौरान जब हम कोई भी
ठीक है, पाथ को कवर करते हैं मोशन के दौरान या मोशन के तक, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा हमारा है डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? एक ये क्या होता है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। जैसे कि आपको यहाँ जाना था, ए से बी पॉइंट पे आपको जाना था, आप सीधा ना जाकर आप क्या कर रहे थे, ऐसे घूम के जा रहे थे, तो ये तो आपका डिस्टेंस ज्यादा हो गया ना। अगर आप डिस्टेंस देखेंगे, आपने पाथ ज्यादा कवर किया, लेकिन फिर भी आप आ रहे हैं यहीं पर, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, किसी भी डिस्टेंस का जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होगा, ठीक है, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन, किसी भी कोई भी दूरी हम कवर कर रहे होते हैं, उस दूरी का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जहां पहुंचे हैं, इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्पीड। इट इज द रेट, स्पीड क्या होता है? इट इज द रेट एट विच द डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द बॉडी और अ डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू कवर इट। कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऐसी बॉडी जो एक रेट से, एक गति से किसी डिस्टेंस को कवर करती हो, किसी एक गति से डिस्टेंस को कवर करती है। जैसे यहाँ से यहाँ आपको जाना है, तो आपके पास कोई एक गति का रेट होगा, एक दर होगा, मतलब कि किस दर से आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट को कवर किया, उसी दर को हम क्या कहते हैं, उसी दर को हम क्या कहते हैं, उसी दर को हम स्पीड कहते हैं। ठीक है, उसी दर को हम कहते हैं, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर बाय द, या हम कह सकते हैं कि स्पीड क्या है हमारा, कि कोई भी पॉसिबल या कम से कम समय में किसी डिस्टेंस को कवर करना हमारी क्या कहलाएगी, स्पीड कहलाएगी। किसी भी डिस्टेंस को कम से कम समय में, किसी भी डिस्टेंस को कम से कम समय में कवर करना हमारा क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, वेलोसिटी। द रेट एट विच टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट ऑफ टाइम। इन सबका जो डेफिनेशन और इन सबका जो फॉर्मूला है, उसे जरूर याद रख लीजिएगा। छोटे फॉर्मूले ये एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं। जैसे आपको स्पीड का फॉर्मूला क्या है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम स्पीड से बताते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं एक्सेलरेशन स्पीड। एक्सेलरेशन क्या होता है, देखिए सिंपल सा बात आप समझ लीजिए। किसी भी डिस्टेंस को, ठीक है, जैसे हम कोई भी एक डिस्टेंस है, 0 से है, और यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब आप इनिशियल पोजीशन शुरू करते हैं, तो उस समय आपकी जो गति होती है वो 0% होती है, और फिर कुछ देर जाने के बाद आप अपनी बॉडी का 100% स्पीड लगाने लगते हो। तो जब आप कोई भी डिस्टेंस क्या होता है, इट इज एबिलिटी ऑफ अ बॉडी, ठीक है, इट इज एबिलिटी ऑफ बॉडी टू कवर, टू अचीव मैक्सिमम स्पीड इन अ मिनिमम टाइम। अपनी मैक्सिमम स्पीड को मिनिमम टाइम में हासिल करना ही क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। इट इज द रेट ऑफ चेंज द वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका जो यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। देखिए ये सब पूछा जाता है एग्जाम्स में। जब आप आगे जाएंगे, बड़े एग्जाम्स होते हैं, हालांकि कुछ एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं बायोमैकेनिक्स से, लेकिन ये सारे पूछे जाते हैं, तो ये आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। मतलब कि एक आपका एरिया है, इस एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, सिर्फ इसी एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, इसी को जब हम पार्टिकुलर स्टडी करेंगे तो इसी को हम प्रेशर कहेंगे। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, फोर्स अपॉन एरिया, कि एक एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है, उसी को हम जब मेजर करते हैं तो उसे हम प्रेशर कहते हैं। आपने देखा होगा कि बॉल में भी प्रेशर होता है। वर्क, वर्क क्या होता है, वर्क इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स
वर्क क्या है? ये हमारे फोर्स का मैग्नीट्यूड है एंड डिस्टेंस टू विच द ऑब्जेक्ट मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं, फोर्स को अप्लाई करते हैं, और फोर्स अप्लाई करने के बाद उस वस्तु के स्थान में या उस वस्तु के डायरेक्शन में या उस वस्तु के किसी भी प्रकार से जो भी चेंजेस आता है उस फोर्स को अप्लाई करने के बाद, तो उसे हम वर्क कहते हैं। वर्क अपॉन क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स अपॉन फोर्स इनटू डिस्टेंस। हमने कितना फोर्स लगाया और कितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसी से हमारे वर्क का यानी कार्य का पता चलता है कि हमने कितना कार्य किया। ठीक है। एक होता है हमारा नेक्स्ट पावर। द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, किसी भी कार्य को हम कर रहे हैं तो कितने गति से कर रहे हैं। जब कार्य का गति आपका आ जाए, कार्य की गति आ जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे? पावर। ठीक है, किसी कार्य को करने की जो गति हमारी होगी, कार्य को करने की गति जो हमारी कहलाएगी, वो हमारी क्या कहलाएगी? पावर कहलाएगी। नेक्स्ट हमारा है एनर्जी। तो एनर्जी क्या होती है? इट इज द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि कार्य कर सकता है, यानी कि उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है और फोर्स अप्लाई करने के बाद वो कार्य कर रहा है या फोर्स या मूवमेंट कर रहा है, तो उसकी वो किसके कारण कर रहा है? वो मूवमेंट जिसके कारण करता है वही आपकी क्या हो जाती है? एनर्जी होती है। ठीक है, अभी एनर्जी किसी भी फॉर्म में आपको देखने सर को मिल मेरा सकती स्क्रीन नहीं दिख रहा है। है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल काफी देर से मैं ट्राई कर रहा हूँ। अरे भाई, अभी आप बोल रहे हो। मुझे लगा सर सही हो जाएगा, नहीं हो रहा था इसलिए मुझे। सर दिख रहा है और बाकी को दिख रहा है, इन्हीं के में कोई मिस्टेक हुई है। अभी देखिए सही है। हाँ हाँ सर, अभी हो गया। यस सर। ओके, तो एनर्जी हमारे देखिए किसी प्रकार से भी एनर्जी हो सकती है। जैसे हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी और न्यूक्लियर, ये सारे एनर्जी के फॉर्म में होते हैं। यहाँ तक कि जो आप खाना खाते हो ना, जो कैलोरी आपके बॉडी में जाती है, वो भी क्या होती है? वो भी एनर्जी के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर इन ह्यूमन मोशन मैकेनिकल एनर्जी। अब जब हम ह्यूमन का मोशन होता है तो वहां पे जो एनर्जी यूज होती है उसे हम किस एनर्जी के नाम से जानते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। और हिंदी में उसे कहते हैं यांत्रिकी ऊर्जा। याद रखिएगा, यह पूछा जाएगा कि कोई ह्यूमन अगर मूवमेंट करता है तो वो जो मूवमेंट में एनर्जी लगता है, उस एनर्जी को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि हमारा जो बॉडी है, जैसे अंदर हम खाना ले रहे हैं, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है। कैलोरी हम लेते हैं। अब कैलोरी क्या करता है? कैलोरी क्या करता है? कैलोरी कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। वही केमिकल एनर्जी आपके बॉडी में जाते हैं और बाद में जब आप मोशन करते हो तो वही आपका मैकेनिकल एनर्जी बन जाता है। खाना आप लिए और खाना आपके बॉडी में जाके एटीपी बन रहा है, तो वो किस एनर्जी में बना? केमिकल एनर्जी के थ्रू बना एनर्जी ना। मतलब जैसे आपने अगर कोई कार्बोहाइड्रेट लिया या कोई एनर्जी लिया है, तो एनर्जी का जो प्रोसेस होगा, ग्लाइकोजन बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, तो वो किस फॉर्म में जा रहा है? वो केमिकल में जा रहा है। केमिकल में जा रहा है। अब केमिकल के बाद आप ये देखिए कि जब आप उसको मूवमेंट के द्वारा खर्च करते हो, एटीपी खर्च करते हो, जब मूवमेंट कर रहे हो और एटीपी खर्च कर रहे हो, तो वही एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? मूवमेंट के द्वारा जो खर्च किए उसको तो किस में कन्वर्ट हो गई? वो मैकेनिकल में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, मैकेनिकल में कन्वर्ट हो गई। समझ में आ रही है बात? ये पूछा गया क्वेश्चन है, किसी ने देखा था ये वाला क्वेश्चन? पहले देखिए केमिकल एनर्जी मूवमेंट के दौरान पहले केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो पहले केमिकल एनर्जी आएगी आपकी बॉडी में डाइट के द्वारा, और फिर आप मूवमेंट करके उसको मैकेनिकल फॉर्म में यूज करते हो। ठीक है, अब देखिए ये जो एनर्जी होती है मैकेनिकल, इसके भी दो अलग अलग पार्ट होते हैं। एक होता है पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जैसे आपने कोई चीज लिया, ठीक है, इट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन।
which may be related to the absolute location in space or its change in shape। कोई एनर्जी है, मतलब कोई आपने किसी चीज पर क्या किया, किसी चीज पे लगाया, जैसे जरूरी नहीं है कि आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ लगा पे ट्रांसफर करो तभी एनर्जी लगेगी, तभी कार्य होगा। कभी कभी आप कोई ऑब्जेक्ट को उठा लेते हो, सिर्फ हाथ में उठाया आपने, तो हाथ में उठाना क्या एनर्जी नहीं लगा उसमें? तो पोटेंशियल एनर्जी वही है कि आपने उसको उठाया या उसके किसी भी प्रकार से चेंजेस, उसके शेप में चेंजेस आपने किया या उसके उसमें चेंजेस किए। जरूरी नहीं कि वो डिस्टेंस कवर करा रहे हो आप उस चीज को लेके, ठीक है, तो वो भी आपकी एनर्जी लग रही है वहां पर, उससे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और जब हम मूवमेंट करते हैं किसी चीज को लेके तो वहां पर आपका काइनेटिक एनर्जी लगता है। जैसे फुटबॉल प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर है, और अगर वो फुटबॉल को किक करके बॉल यहां से यहां पहुंचाता है तो कौन सी एनर्जी लगेगी? काइनेटिक एनर्जी लगेगी। कौन सी लगेगी? और अगर वही फुटबॉल सिर्फ हमने हाथ में उठाया है तो नीचे से लेकर ऊपर उठाने में भी तो एनर्जी लगा ना भाई, कि बिना एनर्जी के उड़ गया वो। तो जब हमने सिर्फ अपने हाथ में उठाया नीचे से लेकर ऊपर तक, ठीक है, वहां पोटेंशियल एनर्जी आपकी लगी। और जब उसमें मोशन हमने प्रोड्यूस किया, अपने एनर्जी को लगाकर उसमें मोशन को प्रोड्यूस किया है, तो वो हमारी कौन सी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, जब उसमें मोशन आ जाएगा। तो ये वर्ड याद रखिएगा, काइनेटिक वर्ड हमेशा मोशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स। इसको हम टॉर्क कहते हैं, टॉर्क, ठीक है। किसी भी मूवमेंट में, जैसे कि अगर सर्कुलर पाथ का कोई आप फोर्स लगाते हो तो वहीं आपका मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क कहलाता है। इट इज द आल्सो नोन एज रोटेटरी फोर्स। कहीं भी आप अगर रोटेशन में फोर्स लगा रहे हो, मतलब कि फोर्स लगा रहे हो लेकिन वो ऑब्जेक्ट एक रोटेशन में ही घूम रही है, एक रोटेशन में ही कार्य कर, रोटेटरी फोर्स लगता है। तो रोटेटरी फोर्स को हम क्या कहते हैं? टार्क, टॉर्क कहते हैं, याद रखिएगा। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ कपल इज कॉल्ड अ डार्क और मोमेंट फोर्स। डार्क नहीं होगा, टॉर्क होगा, यहाँ पे गलत है। टॉर्क और मोमेंट फोर्स, इट इज द एंगुलर इक्विवेलेंट ऑफ लीनियर फोर्स। एक होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? जड़त्वा को तोड़ना, मतलब कि कोई स्थिर अगर अवस्था में कोई वस्तु रखी हुई है तो जब तक आप इस पर फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? इसको गति में लाने के लिए, किसी भी वस्तु को गतिमान बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। वही हमारा इनर्शिया ऑफ फोर्स का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू वर्च्यू ऑफ विच टेंड्स टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ एंगुलर मोशन, ठीक है। देखिए ये कुछ चीजें आपको अभी नहीं समझ में आई होंगी, जिन्होंने पहली बार इनको पढ़ा होगा। आप 2 से 4 बार इस वीडियोस को देखना। और नहीं सर, आ रही है प्रॉब्लम, तो समझ आ रही है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ, कि ताकि सभी लोग जिन्हें ये नया लग रहा हो। अच्छा, और अच्छा, बहुत ज़्यादा, देखिए एक बार बता दूं कि अगर ये टॉपिक आपको नहीं आता है या नहीं समझ पा रहे हैं तो टेंस नहीं होना है। मतलब आप पैनिक मत होइएगा कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा, कि यहाँ से मिनिमम क्वेश्चंस देखने को मिले। आज तक किसी भी एग्जाम्स में टीजीटी लेवल तक या पीजीटी लेवल तक बहुत मिनिमम क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये वाला जो हमारा पोर्शन है बायोमैकेनिक्स ऑफ किनेसियोलॉजी, यहाँ से एक लिमिटेड और फिक्स टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा देखा जाता है। लीवर से और एक्सिस प्लेन से ज्यादा टॉपिक या ज्यादा क्वेश्चंस आज तक आए हैं या लॉ ऑफ मोशन से आया है, बस इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। ये मैं आपको तब के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ कि जब इन केस कि अगर क्वेश्चन का लेवल अच्छा आ जाए तो भी आपको पढ़ना सब पड़ेगा, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है या बोलना है यहाँ के लिए? आइए नेक्स्ट बात करते हैं, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द बॉडी मूवमेंट्स। कुछ हम एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज आपको बताएंगे। हमारे एनाटॉमी मतलब बॉडी से मूवमेंट होता है, और उनका बॉडी मूवमेंट्स का एक टेक्निकल और एक टर्मिनोलॉजी दिया गया है बायोमैकेनिकल नेम पे। किस पर दिया गया है? बायोमैकेनिकल। सर किसी का माइक ऑन है, आवाज आ रही है। चलिए तो आइए देख लेते हैं क्या है ये।
तो सबसे पहला आप समझ लीजिए, ये बहुत सारे पूछे जाते हैं हर बार। आपके यूपीएलटी में भी यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। किसी ने 2018 का पेपर दिया हो इसमें से तो वो देखिएगा, ठीक है। देखिए कौन सा पूछा था, मैं आपको पहले बता दूं कौन सा पूछा था। ये पूछा था, रिट्रैक्शन पूछा था। और अभी आपने एक एग्जाम दिया होगा, ठीक है, ये रिट्रैक्शन पूछा था कि कहाँ का मूवमेंट होता है। तो रिट्रैक्शन हमारा बॉडी शोल्डर का मूवमेंट्स होता है। रिट्रैक्शन और प्रोट्रैक्शन ये पूछा गया था। प्रोट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, प्रोट्रैक्शन, प्रोटेक्शन नहीं है ये। और फ्लेक्शन एक्सटेंशन करके आया था, ये आपका उसमें क्वेश्चन आया था। मैच द कॉलम करके, मतलब उसमें गलत छाटना था कि फ्लेक्शन का कौन सा गलत बता रहा है या एक्सटेंशन का कौन सा सही बता रहा है, इस तरह से छाटना था उसमें। तो 2 क्वेश्चन आपका आया था 2018 के यूपीएलटी में यहाँ से, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं। फ्लेक्शन सबको पता है कि जब हम ऐसा कोई मूवमेंट करते हो या हमारे ज्वाइंट्स का, जैसे आपने हाथ को क्या किया, हाथ को मोड़ा, अपने एल्बो को फ्लेक्स किया, मोड़ लिया, और जब आपके ज्वाइंट के बीच का एंगल, 2 लिम्ब के बीच का एंगल क्या हो रहा है, कम हो जाता है। कोई भी ऐसा मूवमेंट आप करते हो, सिर्फ एल्बो से नहीं होगा, आप अपनी अगर उंगलियों को भी मोड़ोगे तो देखोगे कि जो ज्वाइंट्स है और इन दोनों ज्वाइंट्स के उंगलियों के पास फ्लेंजस में, उन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, एंगल कम हो जाएगा। तो जब भी कोई भी आप मूवमेंट करते हो और उसमें एंगल कम हो जाए तो वो मूवमेंट क्या कहलाएगा, फ्लेक्शन कहलाएगा। फ्लेक्शन को आप फ्लेक्स करके यानी मोड़ के सीख सकते हो। तो डिक्रीज द एंगल बिटवीन 2 ज्वाइंट्स और सेगमेंट्स, ठीक है। सेगमेंट मतलब कि जो बॉडी का पार्ट, जैसे कि मान लीजिए आपका ह्यूमरस था और आपका यहाँ पर रेडियस और अल्ना बोन है। जब आपने रेडियस अल्ना बोन को क्या किया कि जब इन दोनों लिम्ब के बीच में जो हमारा ज्वाइंट है इसका एंगल को कम कर दिया, मूवमेंट किया, वो ऐसा मूवमेंट किया, उस मूवमेंट के दौरान एंगल कम हो गया, तो वही आपका क्या कहलाएगा, फ्लेक्शन कहलाएगा। अब चाहे पैर से आप करो, चाहे आप एल्बो से करो, चाहे नी के पास से करो, चाहे आप फिंगर से करो, तो कोई भी जब आप करते हो तो ये बात जान लो कि जब एंगल का कम हो जाए, ज्वाइंट के पास के एंगल की एंगल कम हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, फ्लेक्शन कहेंगे। इसी का अपोजिट होता है एक्सटेंशन। जब ज्वाइंट्स के एंगल को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, कोई ऐसा मूवमेंट किया उसमें ज्वाइंट्स का एंगल क्या हो गया, बढ़ गया, एक्सटेंड कर दिया, तो उसी को हम क्या कहेंगे, एक्सटेंशन कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात, एक्सटेंशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे एबडक्शन। एबडक्शन क्या होता है और एडक्शन क्या होता है। देखिए इसको समझने का ट्रिक सीख लीजिए, बहुत ही आसान भाषा में ट्रिक समझाऊंगा, ठीक है। कोई भी बॉडी पार्ट्स, जब जैसे मान लीजिए ये हमारा हम यहाँ खड़े हैं, ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और एक हमारा इमेजरी लाइन से कोई भी बॉडी का पार्ट्स हम अपनी बॉडी से दूर ले जाते हो, दूर की तरफ जाए, अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे अवे मतलब दूर की तरफ जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एबडक्शन मूवमेंट कहते हैं। कोई बॉडी पार्ट, जरूरी नहीं कि सिर्फ आप हाथ ले जाए, पैर भी ले जा सकते हैं, उंगलियां भी ले जा सकते हैं, है ना। तो कोई भी बॉडी पार्ट जब हम इस मिड लाइन से, हमारे बॉडी का जो मिड लाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इससे दूर की तरफ ले जाए, तो वही हमारा एबडक्शन कहलाता है। और इसी का अपोजिट, जब हमारा कोई बॉडी पार्ट पहले से दूर था और अब हम उसको मिड लाइन के नजदीक लाते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एडक्शन कहते हैं। अब इसको समझना कैसे है, आप समझिए, ध्यान समझिएगा। इनमें से कंफ्यूजन हो जाता है कि किसमें दूर रहेगा, किसमें पास रहेगा, या किस मूवमेंट को दूर कहते हैं, किसको। कुछ लोग अगर कंफ्यूज होते हैं, एग्जाम में कंफ्यूजन अगर होगा तो कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको समझ लीजिएगा ध्यान से। देखिए एडक्शन का मतलब क्या होता है, एडक्शन में खाली आप ऐड वर्ड लिखाइए, निकालिए, ऐड। ऐड मतलब क्या होता है, जोड़ना, जोड़ना होता है ना। तो यानी कि कोई बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट आपसे दूर है और उसे फिर आप लाके वापस अपने बॉडी की तरफ जोड़ रहे हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, एडक्शन हो जाएगा। या आपको दूसरा वाला याद रखना है, तो एबडक्शन से यहाँ पे सबट्रैक्शन का नाम सुना होगा आपने, जिसको माइनस करना कहते हैं। तो आप अपने बॉडी से कोई पार्ट को दूर ले जाकर माइनस कर रहे हो, तो यहाँ सबट्रैक्शन या एबडक्शन के नाम से जान सकते हो। तो जो भी आपको इस ट्रिक में सुटेबल लगे अपने हिसाब से आप यूज कर सकते हो। मैं बार बार बोलता हूँ कि हर एक चीज को याद करें, क्योंकि देखिए फिजिकल एजुकेशन में इतने सारे टर्मिनोलॉजी हैं,
इतने सारे टर्मिनोलॉजी हैं जिनको कि यूज करना और याद रखना, एक ही समय पर रिकॉल करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। इसीलिए ट्रिक्स बनाकर, छोटे छोटे ट्रिक्स बनाकर अपने कॉन्सेप्ट को याद रखिए, ताकि कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस के ऑप्शंस को देखकर आपके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। समझ में आ रही बात? ये बहुत जरूरी है। कंफ्यूजन हो जाता है कितना भी हम प्रिपेयर क्यों न रहे, क्योंकि एग्जाम का जो प्रेशर होता है और पेपर का जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर की वजह से आता हुआ कॉन्सेप्ट भी गलत हो जाने का कारण आपका देखिए यही है। मैं बार बार इसको बोलता हूँ कि ट्रिक्स बनाकर कॉन्सेप्ट को याद रखिए, अपने अपने जो भी आपका सुटेबल। जरूरी नहीं है कि कोई ट्रिक मेरे द्वारा बताया गया हो तो ही आप उसको सही मानिए, या अपने से आप बना सकते हैं जो भी आपको आसान लगे आपकी भाषा में। नेक्स्ट हमारा होता है हाइपर एक्सटेंशन। क्या हो जाता है? हाइपर एक्सटेंशन। तो ये देखिए कि जब हमने, हमारा पैर का एंगल ये था, तो अभी हमारा ज्वाइंट के बीच का एंगल क्या है? तो यहाँ पर है, तो हमारे ज्वाइंट के बीच का एंगल क्या कहलाएगा? यहाँ पर अभी स्ट्रेट है तो ये 0 एंगल हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हमारा जब स्ट्रेट हमारा पैर ऐसे हमने फोल्ड किया है तो ये 0 एंगल हो जाएगा। नीचे जाएगा तो एंगल हमारा नीचे माइनस हो जाएगा। लेकिन अभी इसी को पैर को उठाकर हमने ऐसे कर लिया तो यहाँ तक आया ये एंगल, ये ज्वाइंट समझिए आप, ये हमारा ज्वाइंट समझिए। देखिए ये आपका पैर है, ठीक है, ये पैर है और आपने ये अभी स्ट्रेट लाइन पर पैर है। तो जब स्ट्रेट लाइन पर पैर है, इनके बीच कोई एंगल नहीं बना है, तो ये 0 एंगल पे है। अब 0 से लेकर कोई भी आप ऐसा मूवमेंट करते हो कि 0 से लेकर मतलब उसका एंगल 90 डिग्री या 180 डिग्री से बियॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइपर एक्सटेंशन कहते हैं, ठीक है। 180 डिग्री से जब भी कोई एंगल, कोई ऐसा मूवमेंट आपने किया कि 180 डिग्री से ज्यादा का एंगल बन गया उस मूवमेंट में, तो उसी मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? हाइपर एक्सटेंशन कहेंगे। द इंक्रीज द एंगल बियॉन्ड 180 डिग्री बिटवीन द ज्वाइंट्स। तो ज्वाइंट्स का जो एंगल बना मूवमेंट, जैसे मान लीजिए आप पहले यहाँ खड़े थे, एग्जाम्पल मैं और ले देता हूँ आपको ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। देखिए जैसे कि आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है। अब आपने क्या किया? आपने यहाँ पे, अब आपने देखिए अब यहाँ से आपने झुका, अभी आपका एंगल यहाँ पे क्या था? 0 था। मान लीजिए कुछ होगा एंगल, थोड़ा मोटा जो भी एंगल होगा। अब यहाँ से उठाकर आप एंगल अपने बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेट कर लिए, इधर आ गए, पीछे की तरफ कर लिए। यहाँ से उठाया और बॉडी को पीछे की तरफ कर लिया। तो ये देखिए कि आपका ये जो एंगल यहाँ पे था, ये हमारा 160 से बियॉन्ड चला गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये मूवमेंट आपका हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगा। जैसे आप आगे की तरफ फ्लैक्स थे, ठीक है, और आप एकदम पीछे की तरह हो गए। समझ में आ गया आपको? 180 डिग्री मूवमेंट्स। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है रोटेशन। बॉडी पार्ट्स मूव और टर्न अराउंड द एक्सिस। जब वो अपने एक्सिस से पूरा कवर हो जाए, मतलब एक बिंदु है, इस बिंदु से पूरा ऐसे ये रोटेट कर जाता है, मतलब कि इस एंगल से शुरू किया, फिर कुछ एंगल बनाया और लास्ट 360 आने के बाद फिर से 0 हो गया, फिर से क्या हो गया? 0 एंगल बना लिया। तो ये क्या कहलाएगा? जैसे आपने 0 से शुरू किया और पूरा मूवमेंट करने के बाद 360 एंगल कवर करने के बाद आपका फिर वो क्या हो गया? एंगल, उस पार्ट का एंगल क्या हो गया? फिर से 0 हो गया। तो वो क्या कहलाएगा? मूवमेंट आपका रोटेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं भाई लोग? बताइए जल्दी से ना फिर। बिल्कुल आ यस रहा है। सर, आ रहा है। ठीक है। कुछ आसान लगा पहले से जो आपने पढ़ा था कि नहीं? ऐसा कुछ बता दें क्या? कोई जरूरी नहीं कि आप मुंह से बताइए, मतलब ऐसे कि आप बोले कि हम ही सही पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपको पहले से ही इससे ज़्यादा अच्छा पता होगा, क्योंकि मुझे तो ऐसा पता है कि आपको कुछ नहीं आता, आप पढ़ने आता, इसलिए मैं एकदम 0 लेवल से बताऊंगा, ठीक है। तो किसी को लग रहा है कि टाइम वेस्टिंग हो रहा है, तो भाई देखिए सबको लेके चलना है। क्लास में सभी प्रकार के लड़के या बच्चे या साथी होते हैं, ठीक है।
आइए आगे जी बात सर, करते हैं बिल्कुल। मीडियल और इंटरनल रोटेशन क्या होता है। देखिए इस तरीके से जब रोटेशनल मूवमेंट टुवर्ड द मिड लाइन ऑफ सेंटर, एक रोटेशन वाला मूवमेंट किया, जैसे मैंने बताया था यहाँ पर सेंटर लाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो जब भी आप कोई ऐसा सर्कल का मूवमेंट करेंगे टुवर्ड्स द मिड लाइन या सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ, तो ये क्या कहलाएगा, मीडियल या इंटरनल रोटेशन। और इसी को क्या करेंगे, जब हम बाहर की तरफ करेंगे मिड लाइन से, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आउटवर्ड रोटेशन या लेटरल रोटेशन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सरकमडक्शन। अब सरकमडक्शन क्या होता है, इसको समझ लीजिए। जब हम कोई भी हाथ से कुछ ऐसा एंगल बनाते हो, एक सर्कुलर पाथ बनाते हो, किसी भी बॉडी पार्ट से जब एक सर्कुलर पाथ आप बनाते हो मोशन के द्वारा या मोशन करके आप एक सर्कुलर पाथ को बना रहे हो, तो वही आपका क्या कहलाया जाएगा, सरकमडक्शन कहलाएगा। सर्कुलर और कॉनिकल मूवमेंट ऑफ लिम्ब लाइक फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन, इनमें 4 मूवमेंट के द्वारा आप इसको सर्कुलर पाथ बना सकते हो। इसी को हम कहते हैं सरकमडक्शन। ठीक है, यहां पर नेक्स्ट आपका आएगा इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब क्या होता है, सोल, सोल मतलब जो ये सोल आपका है पैरों का, सोल ऑफ द फीट टू फेस आउटवर्ड। जब आपके पैर का सोल, आपकी जो एड़ी है वो आपके मिड लाइन से, यानी आपका जो पंजा है एड़ी से दूर की तरफ रहेगी। ये देखिए इस तरफ जा रहा है, मतलब ये आपका मिड लाइन है। इससे बाहर की तरफ जाएगा तो इवर्जन, और जब अंदर की तरफ मोड़ेंगे आप अपने एड़ी को तो इवर्जन कहलाए, इनवर्जन कहलाएगा। यहाँ इनवर्जन है और यहाँ इवर्जन है, अंदर की तरफ इन हो जाएगा, आपको पता ही है। ठीक है, तो सोल के बस ये मूवमेंट आपका सोल पे अप्लाई होगा, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट होता है प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सी फ्लेक्शन। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट है। मेन तो यहाँ देखिए मैं बता दूं आपको, जो मेन है वो 4 हमारा मेन होता है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन। हाइपर एक्सटेंशन भी पूछा जाता है, रोटेशन भी पूछा जाता है, लगभग पूछा जाता है यहाँ से। अब यहाँ पे हम प्लांटर फ्लेक्शन बताने जा रहे हैं आपको क्या होता है। देखिए प्लांटर फ्लेक्शन मतलब कि जब आप अपने एडी को नीचे की तरफ, पूरा एकदम नीचे की तरफ फेस कर देते हो इस तरह से, ठीक है, नीचे की तरफ आप डाउनवर्ड करते हो, तो मूवमेंट ऑफ टोज, अपने एडी को फुट और अपने टोज यानी एडी और फुट को नीचे की तरफ पॉइंट करते हो, डाउनवर्ड पॉइंटिंग करते हो, तो इसे हम प्लांटर फ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, और जब ऊपर की तरफ करोगे तो इसी को हम डॉर्सी फ्लेक्शन कहते हैं। अब आता है, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि प्रोनेशन और सुपाइनेशन क्या होता है। तो देखिए एग्जाम्पल समझिएगा आप, जब आपका कोई मूवमेंट आप करते हो, उस मूवमेंट के दौरान उस लिम्ब का फेस डाउनवर्ड हो जाए, कोई भी मूवमेंट आप कर रहे हो उस मूवमेंट के दौरान आपके उस लिम्ब का जो फेस है वो डाउनवर्ड हो जाए, तो उसे हम प्रोनेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में दे रहा हूं, मैं आपसे बोलूं कि आप पेट के बल लेट जाओ जमीन पर, आसन करते वक्त मैंने बोला जाता है ना, कि टेक योर प्रोनेशन पोजीशन। तो जब आप देख रहे हो कि ये मान लीजिए ये मैट है और आप अपना फेस को डाउनवर्ड करके नीचे घुटने के बल या ऐसे आप लेट जाते हो, आपका फेस नीचे की तरफ है, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, प्रोनेशन पोजीशन कहेंगे। इसी तरीके से अगर हम अपने पाम का फेस, जो हमारा हैंड्स है उसके पाम का फेस ग्राउंड की तरफ फेस कर, जब भी हम कोई लिम्ब का फेस ग्राउंड की तरफ फेस कर रहे होते हैं, तो वहां पे हमारा सुपाइनेशन पोजीशन, सॉरी, वहां पे हमारा प्रोनेशन पोजीशन हो जाता है। ठीक है, सुपाइनेशन क्या हो जाता है, अपवर्ड की तरफ। जब भी आप कोई भी बॉडी लिम्ब का ऐसा मूवमेंट करते हो, बॉडी लिम्ब ऊपर की तरफ दिखता है, आकाश की तरफ दिखता है या आकाश की तरफ वो देखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सुपाइनेशन कहते हैं। मूवमेंट ऑफ फोरआर्म इन विच पाम फेसिंग अपवर्ड। ठीक है, एक होता है हमारा इलिवेशन और एक होता है डिप्रेशन। इलिवेशन में क्या होता है, कंधे को जब आप क्या करते हो, देखो ये शोल्डर को आप क्या कर रहे हो, ऊपर की डायरेक्शन में जब ऐसे उठाते हो, अपने गर्दन से जोड़कर ऊपर की तरफ उठाते हो कान से सटा के, तो उसे हम एलिवेशन कहते हैं। और जब उसी को रिलैक्स करके नीचे की तरफ छोड़ोगे तो वहां पे डिप्रेशन मूवमेंट कहलाता है। और एक लास्ट मूवमेंट यहाँ पर आता है प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन।
प्रोट्रैक्शन क्या कहलाता है? जब आप अपने कंधे को, ठीक है, पीछे की तरफ ऐसे निकालते हो तो यहाँ पर रिट्रैक्शन मूवमेंट कहलाएगा। और जब अपने कंधे को, अपने शोल्डर को आगे की तरफ ऐसे दोनों चेस्ट हटा लेते हो ज्यादा नजदीक में, तो वहां पे प्रोट्रैक्शन मूवमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये सब, और ये मूवमेंट्स आपने देखे होंगे, क्वेश्चंस आते हैं। और मैंने लगभग, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सारे मूवमेंट्स को कवर किया है। और मैं ये भी कहता हूं कि आपको किसी बुक में पूरे ये 19 मोशन नहीं मिले होंगे, और मिले होंगे तो पता नहीं, मैंने लेकिन जो कुछ पढ़े हैं बुक, उसमें मुझे नहीं लगा कि 19 पूरे मोशन थे। है क्या किसी बुक में, कोई बताएगा? बुक में तो नहीं पढ़ा, लेकिन हमने अलग से पढ़ा है। अच्छा, ये पूरे 19 पढ़ी थी आप? यस सर। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। चलिए, तो कुछ आपको मैं बताता हूँ, बस कहने का मतलब मेरा ये होता है कि मैं जब आपको देता हूँ कोई नोट्स वगैरह या पढ़ाता हूँ, तो हमेशा आपको एक नया चीज़ जरूर बताऊंगा। चाहे कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, आपको उसमें कुछ नया जानने को जरूर मिलेगा। जो तक अभी तक आपने प्रीवियस पढ़ा हुआ है उससे कुछ हटकर एक नया चीज़ जरूर आपको मिलेगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वाला देखना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, इसके आगे अगर मैं पढ़ाऊँगा आपको ना, तो अब आप बोर हो जाओगे, और ये सारा हो जाएगा हौच पौच, और आपके दिमाग में पजल बन जाएगा। सही कह रहा हूँ कि नहीं? यस सर।